नमस्कार साथियों, मैं हूं लक्ष्मण। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैड माइंडसेट विद एलेक्स। आज के हम क्लास में बात करेंगे नियोनेटल रिससिटेशन के बारे में। देन हम बात करेंगे उसके एमसीक्यूज के बारे में। नियोनेटल रिससिटेशन पीडियाट्रिक की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि से भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे होंगे नियोनेटल रिससिटेशन से, एड्रेनालिन की डोज के रिगार्डिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट के रिगार्डिंग, और टर्म, टोन, क्राई, चेस्ट कंप्रेशन, वेंटिलेशन रेशियो, TABC, CAB, इन सब के बारे में आखिर क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे फॉलो होती है स्ट्रेटेजी, आज का हम बात करेंगे एकदम न्यू लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नियोनेटल रिससिटेशन। और देन हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज के बारे में। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप। फर्स्ट आप हेडिंग डालिए नियोनेटल रिससिटेशन। फर्स्ट हेडिंग नियोनेटल रिससिटेशन। मैंने आपको हर क्लास में बताया है कि कोई भी डिजीज हो, कोई भी नाम हो, सारे राज उसके नाम में छुपे हैं। यानी कि अगर हम नियोनेटल रिससिटेशन को पढ़ेंगे, अगर इसमें जो भी नाम है वह यही इंडिकेट करेगा कि उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। नियोनेटल का मीन्स है नियोनेट, और रिससिटेशन का मीन्स होता है जीवन रक्षक उपाय। यानी कि हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज है जिससे कि हम उसमें न्यूबॉर्न बेबी को बचा सकते हैं। आखिरकार हम किन किन वे में न्यूबॉर्न बेबी को कैसे बचाएंगे और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, बात करेंगे आज के इस क्लास में। आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट वी विल सी टर्म, टोन एंड क्राई। यानी कि जैसे ही बेबी की डिलीवरी होगी उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे बेबी टर्म है या प्री टर्म है, उसके बाद उसकी मसल टोन को चेक करेंगे, उसके बाद बेबी की क्राई को चेक करेंगे, बेबी क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी कि हमें तीन चीजें देखनी, बेबी टर्म है या नहीं है, बेबी की टोन कैसी है और बेबी क्राई कर रहा है या नहीं। इन तीन चीजों के को देखने के बाद आपको यह पता होना चाहिए सीपीआर के केस में एज कौन कौन सी होगी। यानी कि आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी सीपीआर पढ़ेंगे और पीडियाट्रिक में भी सीपीआर पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ सीपीआर, अगर सीपीआर के एज ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट नियोनेट, देन इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडल्ट। नियोनेट नॉर्मल कंडीशन में 0 से 28 दिन को नियोनेट को बोलते हैं, फर्स्ट 7 डेज को अर्ली नियोनेट, देन लेट नियोनेट। अगर मैं बात करूं पीडियाट्रिक में नियोनेट की, तो 0 to 28 डेज। इन्फेंट हम बात करेंगे 1 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को। वन मंथ टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स टू 8 ईयर, एडल्ट मोर देन 8 ईयर्स। ये इन्फेंट की और चिल्ड्रन की एज नहीं है, ये उनमें सीपीआर की एज है। यानी कि नियोनेटल सीपीआर की गाइडलाइन हम फॉलो करेंगे जब बेबी की एज 0 से 28 दिन का बेबी होगा। जब बेबी की एज अगर 1 मंथ से लेकर 2 ईयर के बीच में है तो उसमें इन्फेंट सीपीआर की गाइडलाइन फॉलो करेंगे, और चिल्ड्रन की 2 साल से 8 साल तक के, और अगर 8 साल से ज्यादा है तो उसमें वही गाइडलाइन फॉलो करेंगे जो कि सीपीआर की एडल्ट में है। ये तीनों चीज आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। इन्फेंट सीपीआर, चिल्ड्रन सीपीआर और एडल्ट सीपीआर आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। 0 से 28 दिन जो कि मैंने बोला नियोनेटल रिससिटेशन पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, जो कि हम पढ़ने वाले पीडियाट्रिक की क्लास में। यानी कि हम पढ़ेंगे नियोनेट को सीपीआर कैसे देना है। अगर नियोनेट यानी कि 0 से 28 दिन तक का अगर 1 मंथ पे आ गया तो उसमें इन्फेंट सीपीआर है, जो कि हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ते हैं जनरली। इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडल्ट तीनों हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोसीजर करेंगे, कोई भी अगर आप सीपीआर देंगे, तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन उसकी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन आपकी पहले होनी चाहिए। प्रिपरेशन का मीन से आपके पास वो सारे आर्टिकल्स, वो सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट है जिनको आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है, पहले आप उसकी लिस्ट लिख लीजिए। आपने अक्सर शादी ब्याह में देखा होगा, जिस किसी भी आप हलवाई को कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो सबसे पहले वो आपको लिस्ट थमा देगा कि ये सामान आपके पास होना चाहिए, तभी आप 100 या 200 आदमी मेंबर का खाना बना पाएंगे। अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन की,
प्रिपरेशन में सबसे पहले लेबर रूम का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अगर लेबर रूम के टेम्परेचर की बात करूं तो नॉर्मल लेबर रूम का टेम्परेचर 22 टू 24 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, जो भी आसपास में वार्मर हो वो सारे ऑन रखने, वार्मर ऑन रखने ताकि हम प्रिवेंट कर सके बेबी को हाइपोथर्मिया में जाने से। वार्मर ऑन रखने हैं। ड्राई लिनन प्री वार्म्ड टॉवेल्स पास में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग। अगर इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं तो सर्जिकल ब्लेड, अम्बिलिकल क्लैंप, इंजेक्शन विटामिन के, ये सारे आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूं और प्रिपरेशन की तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, यानी कि आपके पास BMV होना चाहिए, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपके पास लैरिंजोस्कोप। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या पड़ेगी, तो एक्सेप्ट पूछा जाता है। अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो लेबर रूम का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, वार्मर ऑन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल ब्लेड, अम्बिलिकल क्लैंप और विटामिन के इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब और लैरिंजोस्कोप। ये सारी प्रिपरेशन, ये सारे इंस्ट्रूमेंट की आपकी आवश्यकता पड़ेगी नियोनेटल रिससिटेशन करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके सीक्वेंस से। The sequence of CPR neonate is TABC, यानी कि फर्स्ट आपको प्रायोरिटी पे रखना है टेम्परेचर, देन एयरवे, देन ब्रीथिंग, देन सर्कुलेशन। TABC, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। सीक्वेंस होगी नियोनेट, CPR नियोनेट की TABC। एक और सीक्वेंस पूछी जाती है CAB और ABC। CAB आप किस में यूज करेंगे और ABC किस में आप यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं CAB की और ABC की, CAB यूज इन ACLS और जबकि ABC यूज इन ATLS। अगर मैं बात करूं ACLS की तो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ATLS की बात करूं तो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। यानी कि जो आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो TABC फॉलो करते हैं, CAB हम यूज करते हैं ACLS गाइडलाइन में, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की गाइडलाइन में। अगर ABC की बात करूं तो ATLS यानी कि एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट में हम यूज करते हैं ABC, यानी कि एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। 10% न्यूबॉर्न रिक्वायर सम असिस्टेंस एट बर्थ, यानी कि जो टोटल डिलीवरी हुई है उसमें से 10% न्यूबॉर्न को बर्थ के बाद में कुछ आवश्यकता, कुछ जरूरतों की आवश्यकता रहती है, यानी कि उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या करेंगे वो अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। टोटल परसेंट का यानी कि 10% न्यूबॉर्न रिक्वायर सम असिस्टेंस एट बर्थ। नेक्स्ट मैं बात करूं तो लेस देन 1% न्यूबॉर्न रिक्वायर चेस्ट कंप्रेशन एंड ड्रग। 1% से भी कम ऐसे बेबी होते हैं जिनको आपको चेस्ट कंप्रेशन करने की आवश्यकता पड़ती है और ड्रग देने की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको इमरजेंसी ड्रग लेस देन 1% न्यूबॉर्न में देने की आवश्यकता होती है आज तक के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मैं बात करूं 60 सेकेंड आर द गोल्डन मिनट फॉर कंप्लीटिंग इनिशियल स्टेप। जो स्टार्टिंग के 60 सेकंड है गोल्डन मिनट है फॉर कंप्लीटिंग इनिशियल स्टेप। ऐसा माना जाता है कि अगर आप शुरुआती 60 सेकंड में आप अच्छे से एयरवे को क्लीन कर लें
और जो भी आप सोल फ्लिकिंग बैक रबिंग के माध्यम से अगर बेबी को स्टिमुलेट करें तो उसमें चेस्ट कंप्रेशन न्यूनेटल सीपीआर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि टोटल केस में 10% न्यूबॉर्न बेबी को कुछ सम असिस्टेंस की आवश्यकता पड़ती है। लेस देन 1% न्यूबॉर्न बेबी रिक्वायर चेस्ट कंप्रेशन एंड ड्रग। 60 seconds आर द गोल्डन मिनट फॉर कंप्लीटिंग इनिशियल स्टेप। नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल रिससिटेशन। यानी कि अगर आप न्यूबॉर्न बेबी को रिससिटेट कर रहे हैं तो उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे कि हम ये पता लगाए कि रिससिटेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए वेंटिलेशन। अगर आप उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन दे रहे हैं तो इट मींस सक्सेसफुल रिससिटेशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछा जा सकता है, द इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव रिससिटेशन या इफेक्टिव पीपीवी। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा द इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव रिससिटेशन, जो आपने सीपीआर दिया है वह इफेक्टिव है या नहीं, या इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो आपको कैसे पता चलेगा, जब बेबी की अगर हार्ट रेट बढ़ी हुई आपको दिखने को मिले, यानी कि अगर आपको हार्ट रेट में इंप्रूवमेंट देखने को मिले, इंप्रूविंग हार्ट रेट इज द इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव रिससिटेशन और इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेक्स्ट मैंने बताया आपको कि ईटी ट्यूब आपको लैरिंजोस्कोप और ईटी ट्यूब आपको पास में होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ईटी ट्यूब के रिगार्डिंग, यानी कि आपको कितने नंबर की ईटी ट्यूब अपने पास रखनी है। ईटी ट्यूब में इफ बेबी वेट लेस देन 1 kg, 1 to 2 kg, 2 to 3 kg एंड मोर देन 3 kg। अगर बेबी का बर्थ वेट लेस देन 1 kg हो तो आपको ट्यूब यूज करनी है 2.5 mm की। 1 to 2 kg में 3 mm, 2 to 3 kg में 3.5 mm, मोर देन 3 kg में 4 mm। यानी कि अगर बेबी लेस देन 1 kg का तो 2.5 mm आपको ईटी ट्यूब यूज करनी है, 1 to 2 kg पे 3 mm, 2 to 3 kg पे 3.5 mm और मोर देन 3 kg पे आपको ईटी ट्यूब यूज करनी है 4 mm की। यानी कि 4 नंबर की आपको ईटी ट्यूब यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एसपीओ2 के रिगार्डिंग, यानी कि अगर आप बेबी बर्थ हुआ है तो उसके 1 मिनट में एसपीओ2 कितना होगा और 5 मिनट में एसपीओ2 कितना होगा। ये कुछ एमसीक्यूज है जो इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये सारे आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में बेहद फायदेमंद साबित होंगे। अगर मैं बात करूं एसपीओ2 एट फर्स्ट एंड 5 मिनट ऑफ लाइफ, अगर मैं एसपीओ2 की बात करूं तो 1 मिनट पे एसपीओ2 होता है 60 to 65%। नेक्स्ट 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट। इन सब में आपको 5-5% एसपीओ2 बढ़ाते रहना है। यानी कि 60 to 65 हो गया तो देन 65 to 70%, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85% और 85 to 95%। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नियोनेटल सीपीआर या नियोनेट में आपके 1 मिनट पे एसपीओ2 कितना होगा और 5 मिनट पे एसपीओ2 कितना होगा। ये नॉर्थ सेट मेंस में अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, तो इतना आप याद रखिएगा। 1 मिनट पे आपका एसपीओ2 होता है 60 to 65% और 5 मिनट ऑफ लाइफ पे एसपीओ2 होता है 80 to 85%। 1 मिनट पे आपका होगा 60 to 65%, 2 मिनट पे 65 से 70, 3 मिनट पे 70 से 75, 4 मिनट पे 75 से 80, 5 मिनट पे 80 से 85। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है 5 मिनट पे, यानी कि 5 मिनट ऑफ लाइफ पे न्यूबॉर्न बेबी का एसपीओ2 कितना होगा, तो 80 to 85%। और 10 मिनट पे होगा 85 to 90%। यानी कि 1, 2, 3, 5 और 10, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85 और 85 से 90। ये एसपीओ2 आपको याद रखना है। देन हम बात करते हैं न्यूनेटल सीपीआर में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे।
जनरली आप 3 एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेस्ट कंप्रेशन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे वेंटिलेशन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे ड्रग के बारे में। यानी कि आपको 3 चीजों पर फोकस करना है, चेस्ट कंप्रेशन, वेंटिलेशन एंड ड्रग। ये तीनों आपने अगर क्लियर हो गई तो पूरा टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे उसमें एमसीक्यू की। अगर मैं बात करूं इन नियोनेट सीपीआर इंक्लूड 3 एक्टिविटीज, यानी कि आपको 3 एक्टिविटीज फॉलो करनी है। फर्स्ट हम बात करेंगे चेस्ट कंप्रेशन के रिगार्डिंग, यानी कि आपको चेस्ट को कैसे कंप्रेस करना है, किस किस मेथड में, और क्या क्या आपको कितने कंप्रेशन 1 मिनट में आपको रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंटिलेशन के रिगार्डिंग, और लास्ट हम बात करेंगे ड्रग्स के रिगार्डिंग। ये 3 चीजें आपने पढ़ ली तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर है। तो फर्स्ट आप हेडिंग डालिए चेस्ट कंप्रेशन। अगर मैं बात करूं चेस्ट कंप्रेशन के रिगार्डिंग तो हम इसमें 2 मेथड यूज करते हैं, 2 थंब मेथड। फर्स्ट हम यूज कर सकते हैं 2 थंब मेथड, और सेकंड हम यूज कर सकते हैं 2 फिंगर मेथड। अगर आप 2 थंब के माध्यम से अगर आप चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो उसमें उसको हम बोलते हैं 2 थंब मेथड। अगर आप 2 फिंगर के माध्यम से चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं 2 फिंगर मेथड। तो आप लिखिए मेथड के बारे में। मेथड की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट 2 थंब मेथड, सेकंड 2 फिंगर मेथड। क्वेश्चन ये पूछा जाता है 2 थंब मेथड बेटर है या 2 फिंगर मेथड बेटर है, तो आपका आंसर होना चाहिए अंगूठा हमेशा बेटर होता है। अंगुलियों के माध्यम से अगर देखा जाए तो अंगूठा बेटर होता है, यानी कि 2 थंब मेथड आर मोर इफेक्टिव या मोर बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लोकेशन से, जो आप चेस्ट कंप्रेस करेंगे उसमें लोकेशन क्या रखेंगे। अगर मैं बात करूं लोकेशन की तो लोकेशन में आपका आंसर होना चाहिए लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम का 1/3 हिस्सा। अगर स्टर्नम को आप 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो लोअर 1/3 पोर्शन है, जो नीचे का 1/3 पोर्शन है स्टर्नम का, उस पे आपको चेस्ट को कंप्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उसकी डेप्थ क्या रखनी है, यानी कि जो आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे उसकी आप डेप्थ क्या रखेंगे। अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो आधे से 0.5 इंच। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर। 1 इंच होता है 2.5 सेंटीमीटर का, यानी कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। डेप्थ आपको रखनी है हाफ से लेके 0.5 इंच तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है नंबर ऑफ कंप्रेशन। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कंप्रेशन की तो आपको कंप्रेशन रखना है 90 कंप्रेशन पर मिनट, यानी कि जो आप कंप्रेशन की स्पीड रखेंगे वो रखेंगे 90 कंप्रेशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको 90 बार कंप्रेस करना है। 2 थंब मेथड हो चाहे 2 फिंगर मेथड हो, आपको 90 बार 1 मिनट में कंप्रेस करना है। लोकेशन आपकी रहेगी लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम, डेप्थ आपकी रहेगी आधे से 0.5 इंच। अगर मैं बात करूं 2 फिंगर मेथड और 2 थंब मेथड की, ये आप फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये मेथड है 2 थंब मेथड। और सेकंड वाली आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है 2 फिंगर मेथड की। इसमें आपको इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। जब आप बेबी को ऐसे पकड़ के अगर आप ऐसे 2 थंब के माध्यम से अगर आप चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं 2 थंब मेथड। अगर आप 2 फिंगर के माध्यम से चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं 2 फिंगर मेथड। इसमें आपको न्यूबॉर्न बेबी को ऐसे हॉरिजॉन्टल में लिटा के ऐसे चेस्ट को कंप्रेस करना है। लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम यूज करनी है, 90 कंप्रेशन पर मिनट, आधे से 0.5 इंच का आपका डेप्थ रहेगी। ये था चेस्ट कंप्रेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंटिलेशन के रिगार्डिंग, यानी कि फर्स्ट हमने पढ़ लिया चेस्ट कंप्रेशन, सेकंड आप हेडिंग डालिए वेंटिलेशन। अगर मैं बात करूं वेंटिलेशन की तो वेंटिलेशन आप 2 प्रकार से प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो आप इन्वेजिव मेथड को फॉलो करें या आप नॉन इन्वेजिव मेथड को फॉलो करें। अगर मैं बात करूं नॉन इन्वेजिव मेथड कौन से होंगे, तो नॉन इन्वेजिव मेथड होगा बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। और इन्वेजिव मेथड की अगर मैं बात करूं तो आप सीधा सीधा आप बेबी को इंट्यूबेट कर देंगे, वेंटिलेटर पर ले लेंगे ईटी ट्यूब के माध्यम से।
तो आप वेंटिलेशन में आप इन्वेजिव मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, नॉन इन्वेजिव मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है इन्वेजिव मेथड के लिए और कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है नॉन इन्वेजिव के लिए। तो इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय टू मेथड। फर्स्ट हम बात करते हैं नॉन इन्वेजिव मेथड के बारे में, यानी कि आप इसको नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव दोनों के माध्यम से न्यूबॉर्न बेबी को वेंटिलेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट हम बात करेंगे नॉन इन्वेजिव मेथड के बारे में। अगर मैं बात करूं नॉन इन्वेजिव मेथड के बारे में, तो आप इसमें आप यूज कर सकते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यानी कि पीपीवी बाय एम्बूबैग एंड मास्क, यानी कि आप इसमें यूज करने वाले बीएमवी यानी कि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन आप यूज करने वाले, पीपीवी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आप देंगे बाय एम्बूबैग या मास्क के माध्यम से। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का मींस होता है अगर आप बाहर से प्रेशर के माध्यम से वेंटिलेट करें। पुराने कुछ जन्म में यानी कि 1875 के समथिंग पहले जो भी हम वेंटिलेशन देते थे वो नेगेटिव प्रेशर के माध्यम से देते थे। नेगेटिव प्रेशर का मीन्स एक ऐसे जो जिम का आपने शेकर देखा होगा, उस शेकर के जैसी मशीन होती थी, उसमें आप उस एडल्ट को डालते थे और ऊपर से अगर चेस्ट है ना बाहर की तरफ खींचती थी, उसका हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर, यानी कि हम उसमें ऐसे सक्शन क्रिएट करके चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचते थे, वह नेगेटिव प्रेशर का माध्यम था। आज की मॉडर्न साइंस में आधुनिक विज्ञान में जो हम प्रेशर यूज करते हैं वह यूज करते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। हम पॉजिटिव प्रेशर देंगे बाय हम एम्बूबैग के माध्यम से दे सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं बाय एम्बूबैग एंड मास्क टेक्निक यानी कि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है पीपीवी कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो पीपीवी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में। पीपीवी हम सब कंडीशन में यूज करते हैं, लेकिन हम पीपीवी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, यानी कि डायफ्रैग्मेटिक अगर किसी को हर्निया है तो उसमें पीपीवी यानी कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। बात करेंगे डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में ऐसा क्या होता है जिससे कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेस्डालेक्स हर्निया। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया ऑल्सो नोन एज बेस्डालेक्स हर्निया। बात करें अगर इस कंडीशन में क्या होगा, तो इन दिस कंडीशन इंटेस्टाइनल कंटेंट यानी कि जो नॉर्मल आपकी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल कंटेंट herniate from abdominal cavity to thoracic cavity because of poor diaphragmatic floor muscle, because of poor diaphragmatic floor muscle. Best-Dalex hernia. In this condition, intestinal content herniate from abdominal cavity to thoracic cavity. यानी कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी में थी वह एब्डोमिनल कैविटी से मूव होके हर्निएट होके थोरासिक कैविटी में चली जाती है। अब बात करते हैं किस वजह से जाती है। जो आपकी डायफ्राम की फ्लोर की मसल्स है वह अगर किसी कारणवश से वीक रह जाए बिकॉज ऑफ पुअर डायफ्रैग्मेटिक फ्लोर मसल, इंटेस्टाइनल कंटेंट हर्निएट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू थोरासिक कैविटी। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी डायफ्रैग्मेटिक की फ्लोर मसल है, फ्लोर की मसल है। किसी कारणवश से ये वीक होने के माध्यम से जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी में होनी थी वह हर्निएट होके थोरासिक कैविटी में चली गई। इस नीचे वाली कैविटी को हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर वाली कैविटी को हम बोलते हैं थोरासिक कैविटी, जहां पे आपका लंग और हार्ट प्रेजेंट होते हैं। थोरासिक कैविटी नॉर्मली ये इंटेस्टाइन होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट, यहां से ये हर्निएट होकर थोरासिक कैविटी में चली गई। अगर इसमें हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे तो ये लंग को रप्चर कर देगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे
ये आप एक्सरे को इमेज बेस्ड क्वेश्चन के माध्यम से इंपोर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं नेक्स्ट नॉर्सेट में मेंस के लेवल का ये क्वेश्चन है। मेंस में आपके पूछा जा सकता है कि जो ये इंटेस्टाइनल कंटेंट हर्निएट हुआ, इस हर्निया को क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है और इसकी एक्सरे की फाइंडिंग क्या है। तो एक्सरे में आप देख सकते हैं बिल्कुल ये व्हाइट एक्सरे दिख रहा है। यहां पर आपको इंटेस्टाइन की लूप दिखाई देगी, इसी को हम बोलते हैं डायफ्रेगमेटिक हर्निया का एक्सरे। ये कंडीशन है डायफ्रेगमेटिक हर्निया की। तो इसमें यह हुआ इंटेस्टाइनल जो कंटेंट है वो कंप्रेस कर रहा है लंग को, यानी कि जो इंटेस्टाइन है वह अगर ऊपर की तरफ मूव हो गई तो जो यहां पर ये लंग्स है उसको ये कंप्रेस कर रहा है, यानी कि इंटेस्टाइनल कंटेंट कंप्रेस टू द लंग, यानी कि फेफड़ों को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के साथ अगर आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे तो लंग रप्चर हो जाएंगे, यानी कि लंग्स ऑलरेडी कोलैप्स में है, ऑलरेडी कंप्रेस हुए हुए, अगर आप फिर से उसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और पुश करेंगे तो लंग्स फूल के एक साथ में रप्चर हो जाएंगे। इफ बैग एंड मास्क वेंटिलेशन डन इन केस ऑफ डायफ्रेगमेटिक हर्निया, इट इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर, यह इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ाएगा। फाइनली आपके लंग्स रप्चर अकर, और फाइनली आपको लंग्स में रप्चर देखने को मिलेगा, यानी कि लंग्स आपका फट जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं फेफड़े का फटना। आपने अक्सर टर्म सुनी होगी, आप एडल्ट में भी देख सकते हैं उसका फेफड़ा फट गया, फेफड़ा राइट साइड से कोलैप्स हो गया, इट मींस लंग्स आपका रप्चर हो चुका है। ये था वेंटिलेशन जो कि नॉन इन्वेजिव मेथड का, यानी कि इसमें हम यूज करते थे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए, नॉन इन्वेजिव के बाद आप हेडिंग डालिए इन्वेजिव वेंटिलेशन, इन्वेजिव मेथड ऑफ वेंटिलेशन। इन्वेजिव का मीन्स होता है अगर कोई चीज हम बाहर से इंसर्ट करें तो उसमें इन्वेजिव, और नहीं इंसर्ट करें तो नॉन इन्वेजिव। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ वेंटिलेशन। इन्वेजिव मेथड ऑफ वेंटिलेशन में हम ईटी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, कौन सी साइज की करेंगे वो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसमें आप फर्स्ट लेरिंजोस्कोप के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि लेरिंजोस्कोप में जो ब्लेड होती है वो कौन से नंबर की ब्लेड यूज करेंगे और कौन से कर्व की ब्लेड यूज करेंगे, स्ट्रेट ब्लेड यूज करेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए हम इसमें यूज करेंगे स्ट्रेट ब्लेड। स्ट्रेट ब्लेड को आप बोलते हैं मिलर ब्लेड। एडल्ट में हम यूज करते हैं कर्व्ड ब्लेड, कर्व्ड ब्लेड को हम बोलते हैं मैकिंटोश ब्लेड, और हम न्यूबॉर्न बेबी में यूज करेंगे स्ट्रेट ब्लेड जो कि जिसको हम बोलते हैं मिलर ब्लेड। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसकी साइज के रिगार्डिंग। प्री टर्म में आप यूज करेंगे 0 नंबर की, टर्म में आप यूज करेंगे 1 नंबर की ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ईटी ट्यूब के रिगार्डिंग, जो आप ईटी ट्यूब यूज करेंगे वो कौन सी साइज की करेंगे और कौन सी करेंगे। अगर मैं बात करूं ईटी ट्यूब की तो इसमें हम यूज करेंगे नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब, और साइज मैंने अभी आपको पहले बताई। इसको हम बोल सकते हैं नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब या इसको हम बोल सकते हैं अनकफ्ड ईटी ट्यूब। यानी कि आप यूज करने वाले हैं स्ट्रेट ब्लेड एंड नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब यूज इन न्यूबॉर्न, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी में आप स्ट्रेट ब्लेड यूज करेंगे और नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब यूज करेंगे। अब बात करते हैं इसका यूज करने का रेशनल क्या होता है। इसका यूज करने का रेशनल होता है बिकॉज क्रिकोइड कार्टिलेज एक्ट एज अ कफ, यानी कि जो ट्रेकिया के ऊपर की तरफ जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो एक कफ की तरफ कार्य करेगा। जब आप ईटी ट्यूब उसमें इंसर्ट कर देंगे तो जो ऊपर की तरफ क्रिकोइड कार्टिलेज है वह उसमें कफ का, यानी कि वो वहां पे सील को टाइट कर लेगा। और हम स्ट्रेट ब्लेड और नॉन कफ्ड ईटी ट्यूब यूज करते हैं न्यूबॉर्न बेबी में। अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो हम
कर्व्ड वाली ब्लेड यूज करेंगे और कफ्ड ईटी ट्यूब यूज करेंगे, जो कि आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। ये आप देख सकते हैं, यह ब्लेड है स्ट्रेट ब्लेड, और ये है कर्व्ड ब्लेड। कर्व्ड ब्लेड हम यूज करेंगे एडल्ट के अंदर, और ये हम यूज करेंगे नियोनेट रिससिटेशन में। नेक्स्ट मैंने बताया आपको ईटी ट्यूब के बारे में। प्लेन ईटी ट्यूब या अनकफ्ड ईटी ट्यूब हम यूज करेंगे नियोनेट में, और कफ्ड वाली ईटी ट्यूब हम यूज करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कफ्ड ईटी ट्यूब। कफ्ड ईटी ट्यूब आप यूज करेंगे एडल्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ईटी ट्यूब के इंसर्शन के रिगार्डिंग, यानी कि जो आप ईटी ट्यूब इंसर्ट करेंगे वो कितनी इंसर्ट करेंगे। ईटी ट्यूब इंसर्शन, ईटी ट्यूब इंसर्शन का आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, 6 प्लस वेट इन केजी, यानी कि 6 प्लस वेट इन केजी, यानी कि जितना बेबी का वेट है उसमें 6 जोड़ दो, जितनी सेंटीमीटर आएगा उतना सेंटीमीटर हमें ईटी ट्यूब को इंसर्ट करना है। अगर मैं बात करूं प्रीटर्म बेबी की, 6 प्लस बेबी अगर 2 किलो का है प्रीटर्म बेबी, तो उसमें हम यूज करेंगे 8 सेंटीमीटर ईटी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं टर्म बेबी की, टर्म बेबी आपका अगर 3 केजी का है तो उसमें आप 9 सेंटीमीटर ईटी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे। ये बात है एग्जाम्पल की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है टोटल आप वेंटिलेशन कितना देंगे 1 मिनट के अंदर। तो टोटल वेंटिलेशन आप देने वाले हैं 30 वेंटिलेशन इन अ मिनट, यानी कि 30 वेंटिलेशन पर मिनट। 1 मिनट में आपको 30 वेंटिलेशन देना है। चेस्ट कंप्रेशन मैंने आपको बताया 90 कंप्रेशन पर मिनट, वेंटिलेशन आपको देना है 30 वेंटिलेशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नियोनेट सीपीआर में रेशियो, जो रेशियो पूछा जाता है वह रेशियो पूछा जाता है चेस्ट कंप्रेशन रेशियो वेंटिलेशन। मैंने आपको अभी बताया चेस्ट कंप्रेशन हम देने वाले 90 चेस्ट कंप्रेशन, वेंटिलेशन देंगे हम 30, यानी कि 90 चेस्ट कंप्रेस देंगे 1 मिनट में, वेंटिलेशन हम देंगे 30 वेंटिलेशन पर मिनट। और जो रेशियो आपका आएगा 3:1 रेशियो हम फॉलो करते हैं नियोनेटल सीपीआर के अंदर। नियोनेटल सीपीआर में रेशियो आप फॉलो करेंगे 3:1 रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है ईसी क्लैंप टेक्निक क्या है, ईसी क्लैंप टेक्निक। तो इसके बारे में भी आप 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, ईसी क्लैंप टेक्निक। ईसी क्लैंप टेक्निक, आप गैस करिए ईसी क्लैंप टेक्निक क्या हो सकती है। अगर मैं बात करूं ईसी क्लैंप टेक्निक के बारे में, तो ईसी क्लैंप टेक्निक ई और सी के मेथड में हम मास्क को होल्ड करते हैं, यानी कि मास्क को होल्ड करने की टेक्निक है, टू होल्ड द मास्क। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो आप बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में जो आप मास्क को होल्ड करेंगे वो किस माध्यम से करेंगे, तो अब वो हम यूज करेंगे ईसी क्लैंप टेक्निक, यानी कि ईसी होल्ड के माध्यम से। नेक्स्ट पूछा जाता है उसमें रिकमेंडेड प्रेशर कितना रखेंगे। अगर मैं बात करूं रिकमेंडेड प्रेशर के बारे में, तो आपको फर्स्ट ब्रीथ पे प्रेशर रखना है 30 टू 40 सेंटीमीटर H2O। देन आपको सबसिक्वेंट ब्रीथ पे रखना है 15 से 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। इसको भी आप इंपोर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, जो आप रिकमेंडेड प्रेशर रखेंगे फर्स्ट ब्रीथ में आपको रखना है 30 टू 40 सेंटीमीटर ऑफ H2O। देन एवरी सबसिक्वेंट ब्रीथ पे आपको 15 से 20 सेंटीमीटर H2O आपको प्रेशर मेंटेन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको हार्ट रेट किस किस माध्यम से आप असेस कर सकते हैं। आप हार्ट रेट असेस कर सकते हैं या तो आप अम्बिलिकल कॉर्ड के पल्सेशन को फील करें, या आप उसमें स्टेथोस्कोप के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हार्ट रेट असेस बाय अम्बिलिकल कॉर्ड पल्सेशन, या आप अम्बिलिकल कॉर्ड की पल्स को फील करें, या आप उसमें हार्ट रेट को
असेस कर सकते हैं स्टेथोस्कोप के माध्यम से। अगर मैं बात करूं स्टेथोस्कोप के माध्यम से आप कौन सी पल्स चेक करने वाले हैं, तो स्टेथोस्कोप के माध्यम से आप एपाइकल पल्स चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस एपाइकल पल्स कौन से वाल्व की क्लोजिंग की वजह से आपको एपाइकल पल्स देखने को मिलती है? अगर मिट्रल वाल्व जब क्लोज हो रहे तो होते हैं, मिट्रल वाल्व क्लोजिंग हो रही होती है, तब आपको एपाइकल पल्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एपाइकल पल्स की लोकेशन क्या है? अगर लोकेशन से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी कि लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर का मीन्स होता है जो आपकी क्लेविकल बोन है, जो क्लेविकल बोन है उसके मिड साइड में, जो मिड हिस्से में, मिड क्लेविकुलर लाइन में आपको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एपाइकल पल्स फील होगी। ये फील होगी इन चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी में। अगर कोई चिल्ड्रन है और प्रेगनेंसी है किसी माता जी को, तो उसमें आपको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे फील होगी। जनरली आपको ये एडल्ट में फील होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। अगर मैं बात करूं एडल्ट में आपको देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। अभी मैंने आपको बताया इसी क्लैंप टेक्निक, जो आप मास्क को होल्ड कर रहे हैं, ऊपर आप ये देख सकते हैं एक थंब और एक फिंगर के माध्यम से ऐसे आपको सी बनाना है, और नीचे की जो आपकी थ्री फिंगर है उसको आपको ई बनाना है। यानी कि ऊपर आपको ऐसे सी बनाना है, इसको हम बोलते हैं सी, और नीचे आपको तीनों फिंगर को आपको ऐसे ई बनाना है। ऐसे आपको मास्क को होल्ड करना है। ये मास्क, इस मेथड को हम बोलते हैं ई, और इसको हम बोलते हैं सी, और इसी को हम बोलते हैं ई सी क्लैंप टेक्निक। ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन मेंस, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसी क्लैंप टेक्निक से आप कैसे आप होल्ड करेंगे। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में आप मास्क को होल्ड करेंगे इसी क्लैंप टेक्निक के माध्यम से। इसी में आपको जो आपका थंब है और जो फर्स्ट फिंगर है उसको आपको ऐसे करना है, और नीचे वाले आपको तीनों फिंगर को ऐसे नीचे ई बनाने के सहारे आपको होल्ड करना है। नेक्स्ट, आपने हार्ट रेट को असेस किया। अगर आपकी हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट आ रही है, तो उसमें आपको न्यूबॉर्न बेबी को रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, आपको जनरली रूटीन केयर को परफॉर्म करना है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि उसमें आपको लेस देन 100 बीट पर मिनट आपको दिखाई दे। अगर आपको लेस देन 100 बीट पर मिनट आ रहा है, इट मींस आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन को यूज करना है। और बैग एंड मास्क वेंटिलेशन अगर आप यूज करेंगे, तो अगर ये इफेक्टिव है तो उसमें आपको इंप्रूविंग हार्ट रेट देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आपको अभी बताया। एक कंडीशन ये हो सकती है न्यूबॉर्न बेबी की आपको हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट देखने को मिले। अगर लेस देन 60 बीट पर मिनट आपको हार्ट रेट देखने को मिल रही है, तो उसमें आप देंगे चेस्ट कंप्रेशन और ड्रग। यानी कि न्यूबॉर्न बेबी की चेस्ट को आप कंप्रेस करेंगे बाय 2 थंब मेथड और बाय 2 फिंगर मेथड, और आप ड्रग्स देंगे। चेस्ट को कंप्रेस करेंगे आप 2 फिंगर और 2 थंब मेथड के माध्यम से, और आप इमरजेंसी ड्रग्स यूज करेंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट आप हेडिंग डालिए ड्रग के रिगार्डिंग। ड्रग में सबसे पहले फर्स्ट लाइफ सेविंग ड्रग हम यूज करते हैं इंजेक्शन एड्रीनलिन, इंजेक्शन एडीआर, इसी को हम बोलते हैं इंजेक्शन एफिनेप्रिन, इसी को बोलते हैं इंजेक्शन एड्रीनलिन। इसके बारे में आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन की जो चॉइस रहती है वह इंजेक्शन एड्रीनलिन से आती है। क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे वो मैं अभी आपके बात करूंगा। क्लास को जैसे ही फिनिश करने के बाद एंड टू एंड मैं आपको बात करूंगा एमसीक्यू के रिगार्डिंग। जो हम इंजेक्शन एड्रीनलिन यूज करते हैं वह आपके इंजेक्शन आता है 1 ml इज इक्वल टू 1 mg, और जो डाइल्यूशन होता है वह डाइल्यूशन आपके बाय ब्रांड डाइल्यूशन आता है 1:1000, यानी कि 1:1000 में 1 ml में 1 mg इंजेक्शन एड्रीनलिन है। 1 ml इक्वल टू 1 mg, और डाइल्यूशन आपका है 1:1000।
in adult CPR undiluted 1 mg is administered। अगर मैं बात करूं एडल्ट में, तो उसमें हम एडल्ट में इंजेक्शन एड्रेनलिन देते हैं, वो अनडाइल्यूटेड एड्रेनलिन देते हैं। अनडाइल्यूटेड एड्रेनलिन का मीन्स होता है हम इसमें यूज करते हैं 1:1000 की कंसंट्रेशन एडल्ट सीपीआर में, जबकि नियोनेट सीपीआर में ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ अगर मैं नियोनेट सीपीआर की बात करूं, इन नियोनेट सीपीआर 1 ml आपको लेना है इंजेक्शन एड्रेनलिन और 9 ml आपको लेना है एनएस। टोटल आपका जो सॉल्यूशन रेडी हुआ है वह सॉल्यूशन रेडी हुआ है 10 ml सॉल्यूशन, यानी कि 1 ml इंजेक्शन एड्रेनलिन आपको लेना है, 9 ml उसमें डिस्टिल वाटर है, 9 ml आपको एनएस मिक्स करना है। एनएस मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन हुआ है वह सॉल्यूशन हुआ है 10 ml का सॉल्यूशन, यानी कि ये डाइल्यूशन हो गया 1:10,000 का। यानी कि आपको एडल्ट सीपीआर में 1 mg डायरेक्ट हम इंजेक्शन एड्रेनलिन देते हैं जो कि 1:1000 का होता है। न्यूनेट सीपीआर में हम डाइल्यूटेड एड्रेनलिन देते हैं। डाइल्यूटेड एड्रेनलिन का मीन से आपको 1 ml इंजेक्शन एड्रेनलिन लेना है और 9 ml आपको एनएस लेना है। टोटल आपका 10 ml का सॉल्यूशन होना चाहिए। नॉर्सेट मेंस में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको एड्रेनलिन कितना लेना है और एनएस कितना लेना है। उसके ऑप्शन थे 0.1 ml एड्रेनलिन और 10 ml इंजेक्शन, 0.1 ml एड्रेनलिन और 0.9 ml एनएस, 0.1 ml एडीआर और 1 ml डिस्टिल वाटर, ऐसे एमसीक्यू थे। तो उसमें सही आंसर गया था 0.1 ml इंजेक्शन एड्रेनलिन और 0.9 ml एनएस। टोटल आपका सॉल्यूशन बन गया 1 ml का और वही डाइल्यूशन है 1:10,000 का। अगर आप इंजेक्शन 1 ml एड्रेनलिन लेंगे उसमें 9 ml एनएस मिक्स करेंगे तो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा 10 ml सॉल्यूशन का। इसको अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए 0.1 ml एडीआर प्लस 0.9 ml एनएस, तो भी ये आंसर सही जाएगा, तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा 1 ml का। समझ गए? क्वेश्चन इसमें से पूछा गया पॉइंट वाली से, 0.1 ml इंजेक्शन एड्रेनलिन 0.9 ml एनएस के साथ। जो हम डाइल्यूशन यूज करेंगे वो डाइल्यूशन यूज करेंगे 1:10,000, 1:10,000 का डाइल्यूशन यूज करते हैं न्यूनेट सीपीआर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी डोज के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूं डोज की, तो डोज आपकी रहेगी 0.1 से 0.03 mg, 0.1 से 0.3 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट और 0.01 से 0.03 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर ml में पूछा जाए तो 0.1 से 0.3 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर mg में पूछा जाए, मिलीग्राम पर केजी में पूछा जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए 0.01 से 0.03 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ये इंजेक्शन एड्रेनलिन है 1 mg इक्वल टू 1 ml और ये डाइल्यूशन प्रेजेंट है 1:1000 के अंदर। ये हम यूज करेंगे एडल्ट में। अगर नियोनेट का पूछा जाए तो आपको 1 ml ये इंजेक्शन एड्रेनलिन लेना है और 9 ml आपको एनएस लेना है। अगर पॉइंट में पूछा जाए तो 0.1 ml आपको इंजेक्शन एड्रेनलिन लेना है, 0.9 ml आपको एनएस लेना है। ये सिंपल से एड्रेनलिन की डोज है। डोज आपकी रहेगी 0.1 से 0.3 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट या 0.01 से 0.03 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन आपको फ्लूइड से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, अ न्यूबॉर्न इन इमरजेंसी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। एक न्यूबॉर्न बेबी है जो शॉक की स्टेट में इन इमरजेंसी, विच इज द आइडियल फ्लूइड। तो उसमें आइडियल फ्लूइड क्या है? ऑप्शन थे एनएस, RLD5, D10। सही आंसर था उसका एनएस। यानी कि कोई भी अगर न्यूबॉर्न बेबी शॉक में चला जाए तो उसमें आपको नॉर्मल सलाइन 0.9% फ्लूइड ऑफ चॉइस रहती है जब न्यूबॉर्न बेबी शॉक में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसकी डोज क्या रहेगी? तो एनएस 20 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट
हम NS यूज करते हैं इन केस ऑफ शॉक। अगर कोई शॉक में है तो NS हम देते हैं 20 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। दो तीन और आप MCQ लिख लीजिए। 2 ml पर केजी ऑफ 10% डेक्सट्रोज हम यूज करते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में। 2 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10% डेक्सट्रोज हम यूज करते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है 10% डेक्सट्रोज का मीन्स क्या है। तो 10% डेक्सट्रोज का मीन होता है 10 ग्राम इन 100 ml डेक्सट्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है 5 ml पर केजी ऑफ 10% डेक्सट्रोज आप किस में यूज करेंगे। तो ये हम यूज करेंगे इन केस ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। यानी कि अगर कोई बेबी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का है तो उसमें आप 5 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 10% डेक्सट्रोज यूज करेंगे। 2 ml पर केजी ऑफ 10% डेक्सट्रोज आप यूज करेंगे न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में। अगर न्यूबॉर्न बेबी शॉक में तो आप 20 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फ्लूइड को रिप्लेस करेंगे। जो फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगी वो आपकी फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगी नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट सेकेंड ड्रग आप लिखिए Na2CO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की डोज आपकी रहेगी 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यानी कि 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है अगर कोई मदर ओपियोइड ओवरडोज की है तो उसमें आप क्या ड्रग देंगे। इफ मदर is have opioid overdose then baby are more risk to रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मैंने आपको बताया था ओपियोइड ओवरडोज में रेस्पिरेटरी डिप्रेस्ड हो जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर। अगर मदर ओपियोइड ले रही है तो बेबी आर मोर रिस्क टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो उसमें आपको इंजेक्शन यूज करना है, इंजेक्शन नेलेक्सोन। इसकी डोज अगर आपको कोई पूछे तो 0.1 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यानी कि आपको 0.1 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इंजेक्शन नेलेक्सोन यूज करना है। नेक्स्ट कंटिन्यू रिपीट सीपीआर फॉर 10 मिनट। आपको सीपीआर रिपीट करना है 10 मिनट तक। कंटिन्यू रिपीट सीपीआर फॉर 10 मिनट। इफ नॉट रिवाइव डेथ इज डिक्लेयर्ड। अगर रिवाइव ना हो तो उस कंडीशन में आपको इन्फेंट की डेथ, नियोनेट की डेथ को डिक्लेयर कर देना है। वो डेथ डिक्लेयर डॉक्टर करेगा, ना कि नर्सिंग ऑफिसर का काम है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको रिपीट कब तक करना है सीपीआर को। तो आपको रिपीट करना है 10 मिनट तक। और अगर एडल्ट का पूछा जाए तो एडल्ट में हम 30 से लेके 45 मिनट तक सीपीआर को 30 से लेके 45 मिनट तक सीपीआर को रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद में हम डेथ को डिक्लेयर करते हैं। ये था नियोनेटल सीपीआर के रिगार्डिंग। एक और आप चीज लिख लीजिए डिफिब्रिलेशन के रिगार्डिंग। जब आप पूरा टॉपिक पढ़ ही लिया है तो इस डिफिब्रिलेशन को पीछे क्यों छोड़ना। डिफिब्रिलेशन आपने देखा होगा शिवाजी द बॉस में जो प्रेस चिपकाते शिवाजी के, वही डिफिब्रिलेशन है। प्रेस, उस प्रेस के माध्यम से हम कितने जूल का इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे, कौन से पेडल का क्या प्रेशर रखेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिफिब्रिलेशन से आपको सिंपल सा पूछा जा सकता है पेडल की साइज क्या रहने वाली है। तो पेडल की साइज होती है 3.5 to 5 सेंटीमीटर के हम पेडल यूज करते हैं नियोनेटल सीपीआर के अंदर। नेक्स्ट आपको यह पूछा जाएगा उसमें आप करंट कितने जूल का यूज करेंगे। तो करंट हम यूज करते हैं 2 to 4 जूल पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यानी कि 2 से 4 जूल पर केजी ऑफ बॉडी वेट का हम करंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेडल का प्रेशर कितना रहेगा। पेडल का प्रेशर रहता है 10 से 15 LB।
नेक्स्ट आपको ये पूछा जा सकता है पेडल किस साइड में प्लेस करेंगे, राइट साइड वाले पेडल की लोकेशन क्या रहेगी और लेफ्ट साइड वाले पेडल की लोकेशन क्या रहेगी। अगर राइट साइड की मैं बात करूं तो वो हम देंगे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में, यानी कि राइट साइड वाला आप पेडल लगाएंगे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में और लेफ्ट साइड वाला पेडल आप लगाएंगे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ये थी नियोनेटल सीपीआर की क्लास मेरी। अब हम बात करते हैं इसके एमसीक्यू के रिगार्डिंग। एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले मैं इस नियोनेटल सीपीआर को थोड़ा वापिस से समझाने का प्रयास करूंगा। वापिस से अगर मैं आपको बताऊं नियोनेटल सीपीआर, नियोनेटल रिससिटेशन का मींस उनमें कौन कौन से जीवन रक्षक उपाय हम फॉलो कर सकते हैं नियोनेट को बचाने के लिए। आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट वी विल सी टर्म, टोन एंड क्राई। टर्म, टोन, क्राई देखने के बाद में नियोनेट सीपीआर की गाइडलाइन हम यूज करते हैं 0 से 28 दिन में। इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडल्ट आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर। एक चीज और, मैंने ये नहीं बोला है इन्फेंट 1 महीने से 2 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। मैंने ये बोला है अगर कोई बेबी 1 महीने से 2 साल तक का है तो उसमें हम इन्फेंट सीपीआर गाइडलाइन यूज करेंगे। ये आप अच्छे से सुन लीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको सीसीआरएस के पेपर सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन के बारे में, वो भी बहुत लोगों को कंफ्यूज है, बहुत सारे नीचे उसमें कमेंट देखने को मिले। इसमें आप याद रखिएगा इन्फेंट 1 मंथ से लेकर 2 साल तक के बेबी में इन्फेंट सीपीआर की गाइडलाइन हम यूज करते हैं। प्रिपरेशन में आपका लेबर रूम का टेम्परेचर वार्मर आपको ऑन रखना है। इंस्ट्रूमेंट आपके पास सारे होने चाहिए, बैग एंड मास्क, वेंटिलेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब, लैरिंजोस्कोप। सीक्वेंस आपकी रहेगी TABC, CAB और ABC। CAB रहती है आपकी ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में, ABC रहेगी आपकी ATLS एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट में। 10% न्यूबॉर्न रिक्वायर सम असिस्टेंट एट बर्थ, लेस देन 1% न्यूबॉर्न रिक्वायर चेस्ट कंप्रेशन एंड ड्रग। 60 सेकंड आर द गोल्डन मिनट फॉर कंप्लीटिंग इनिशियल स्टेप। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका स्टेप रहेगा वेंटिलेशन, और इफेक्टिव इंडिकेटर, इफेक्टिव रिससिटेशन, इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कम इंडिकेट करेगा जब उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई आपको देखने को मिले। ईटी ट्यूब की साइज रहेगी इफ बेबी वेट लेस देन 1 kg 2.5 mm की, 1 से 2 kg का है तो 3 mm की, 2 से 3 kg का 3.5 mm की, मोर देन 3 kg का तो 4 mm की। 1 मिनट पे 60 से 65% SpO2, 5 मिनट पे होता है 80 से 85% SpO2। नेक्स्ट नियोनेट सीपीआर में हम बात करेंगे चेस्ट कंप्रेशन, वेंटिलेशन और ड्रग के रिगार्डिंग। चेस्ट कंप्रेस आप 2 प्रकार से दे सकते हैं, चेस्ट कंप्रेस 2 थंब मेथड और 2 फिंगर मेथड। लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम आपको कंप्रेस करनी, आधे से 1 इंच, नंबर ऑफ कंप्रेशन 90 कंप्रेशन पर मिनट। 2 थंब मेथड या 2 फिंगर मेथड। वेंटिलेशन नॉन इन्वेजिव मेथड के माध्यम से और इन्वेजिव मेथड के माध्यम से। नॉन इन्वेजिव मेथड में आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बाय एम्बू बैग मेथड। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया जिसको हम बोलते हैं बायसडालेक्स हर्निया। इस कंडीशन में इंटेस्टाइनल कंटेंट आपकी एब्डोमिनल कैविटी से मूव होकर के थोरेसिक कैविटी में चली जाती है जिससे लंग कंप्रेस हो जाते हैं और लंग्स के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मैंने बात की लैरिंजोस्कोप में। लैरिंजोस्कोप में आप स्ट्रेट ब्लेड यूज करेंगे, 0 नंबर की आप यूज करेंगे प्री टर्म के अंदर, टर्म के अंदर आप यूज करेंगे 1 नंबर की ब्लेड। ईटी ट्यूब आपकी रहेगी नॉन कफ ईटी ट्यूब बिकॉज क्रिकोइड कार्टिलेज एक्ट एज अ कप। स्ट्रेट ब्लेड आप यूज करेंगे नियोनेट के अंदर, कर्ड आप यूज करेंगे एडल्ट के अंदर। ईटी ट्यूब इंसर्शन आपके रहेगा 6 प्लस बॉडी वेट इन केजी, यानी कि अगर 6 प्लस बॉडी वेट इन केजी, अगर 2 साल का कोई बच्चा 2 केजी का अगर कोई बच्चा है प्री टर्म बेबी है तो उसमें आपको 8 सेंटीमीटर ईटी ट्यूब को इंसर्ट करना है। टोटल वेंटिलेशन रहेंगे 30 पर मिनट। सीपीआर रेशियो अगर पूछा जाए तो चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहेगा आपके 90:30 यानी कि 3:1। इसी क्लैंप टेक्निक रिकमेंडेड प्रेशर 30 to 40 सेंटीमीटर H2, सब्सिक्वेंट ब्रीथ में आपको प्रेशर रखना है 15 से 20 सेंटीमीटर H2। हार्ट रेट आप असेस कर सकते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के पल्सेशन के माध्यम से या आप स्टेथोस्कोप के माध्यम से असेस कर सकते हैं। ये हमने बात की नेक्स्ट लोकेशन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया इसी क्लैंप टेक्निक के बारे में। अगर मोर देन 100 बीट पर मिनट है तो आपको रूटीन केयर देनी है, अगर लेस देन 100 बीट पर मिनट है तो इसमें आपको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यूज करना है, अगर लेस देन 60 है तो उसमें आपको चेस्ट कंप्रेशन और ड्रग देनी है। इंजेक्शन एड्रेनालिन हम यूज करते हैं 1:1000 में इंजेक्शन आता है। 9 ml NS मिला करके 1:10,000 का इंजेक्शन एड्रेनालिन हम यूज करते हैं। जो डोज रहेगी वह mg में रहेगी 0.01 से 0.03 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ml में पूछा जाए तो 0.1 से 0.3 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। नेक्स्ट D10% 2 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप यूज करेंगे नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में। 5 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट
10% डेक्सट्रोज आप यूज करेंगे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में। अगर बेबी कोई शॉक में तो आपको फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगी एनएस। बाइकार्बोनेट आप यूज करते हैं मेनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में। अगर कोई माता जी ओपियोइड ले रही थी, अगर ओपियोइड की ओवरडोज है तो उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसमें आप इंजेक्शन नेलेक्सोन यूज करते हैं। कंटिन्यू रिपीट करना है सीपीआर फॉर 10 मिनट, 10 मिनट तक भी आपका अगर रिवाइव बैक ना हो तो उसमें आपको डेथ को डिक्लेयर करना है। डिफिब्रिलेशन पेडल की साइज रहेगी 3.5 से 5 सेंटीमीटर, करंट आपको देना है 2 to 4 जूल पर केजी ऑफ बॉडी वेट, पेडल प्रेशर रहेगा 10 से 15 एलबी। पेडल आपको राइट साइड में 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में, लेफ्ट साइड में 5th इंटरकोस्टल स्पेस में। ये थी मेरी सीपीआर की क्लास। अब बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। बेहद शानदार एमसीक्यू लाया हूं, ऐसे एमसीक्यू आपको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे। तो शुरुआत करूं एमसीक्यू की, तो पहले मैं आप लेता हूं थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं आज के एमसीक्यू की। तो फर्स्ट एमसीक्यू गौर फरमाइए, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रेशर टू वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन। यानी कि नियोनेटल रिससिटेशन में रिकमेंडेड कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो आपका क्या रहेगा। 15:2, 30:2, 3:1, 5:1। अभी मैंने आपको बताया नियोनेट में चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रेशियो रहता है 3:1। अभी मैं आपको दिखाता हूं कहां पे पढ़ाया मैंने आपको। सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन रहेगा 3:1 रेशियो, तो सही आंसर इसका रहेगा 3:1। ऑप्शन सी सही आंसर। 15:2 नहीं, 30:2 नहीं, 5:1। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अ न्यूबॉर्न इज डिलीवर्ड एंड डज नॉट क्राई इमीडिएटली। एक न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर्ड हुआ है और जन्म के बाद में वो क्राई नहीं कर रहा है। What is the first step in neonatal resuscitation according to NRP guide? NRP गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? क्या प्रोवाइड चेस्ट कंप्रेशन, क्लियर एयरवे, ड्राई एंड स्टिमुलेट द बेबी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विया बैग एंड मास्क, या इंट्यूबेट एंड गिव एफिनेफ्रिन। एक न्यूबॉर्न बेबी है जो कि बर्थ के बाद में क्राई नहीं कर रहा इमीडिएटली, तो उसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मैंने आपको बताया आपको चेस्ट कंप्रेशन तब यूज करना है जब उसकी हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट हो। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन आपको तब यूज करना है जब उसकी हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट हो। इंट्यूबेट आपको नॉन इन्वेजिव के माध्यम से आप इंट्यूबेट करना है, और गिव एफिनेफ्रिन आपको तब देना है जब हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट हो। न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुआ, अगर क्राई नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी के आधार पर एयरवे को क्लियर करें, न्यूबॉर्न बेबी को ड्राई करें, स्टिमुलेट करें द बेबी को। और स्टिमुलेट आप कर सकते हैं बाय बैक रबिंग या सोल फ्लिकिंग के माध्यम से। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससिटेशन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी स्टार्टेड इफ द न्यूबॉर्न हैज। यानी कि नियोनेटल रिससिटेशन में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यानी कि बैक एंड मास्क वेंटिलेशन आप कब यूज करेंगे? जब हार्ट रेट मोर देन 100 और बेबी क्राई कर रहा हो,
हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट और बेबी एपनिया या गास्पिंग में हो, या हार्ट रेट लेस देन 60 पर मिनट डिस्पाइट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, या सेंट्रल साइनोसिस ओनली। तो जल्दी से आपका आंसर देने का कष्ट करें। अगर मैं बात करूं इस कंडीशन में, मैंने आपको बताया पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आपको तब यूज करना है जब न्यूबॉर्न बेबी के हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 100 हार्ट रेट मोर देन 100 पर मिनट बट क्राइंग। अगर न्यूबॉर्न बेबी क्राई कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की कहां आवश्यकता पड़ रही है। हार्ट रेट लेस देन 60, लेस देन 60 में आपको सीपीआर यानी कि चेस्ट कंप्रेशन को फॉलो करना है। सही आंसर इसका रहेगा हेड हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट और बेबी अगर एपनिया या गास्पिंग कर रहा है। गास्पिंग का मीन्स होता है अगर न्यूबॉर्न बेबी अपनी असेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स को यूज करे तो उसको हम बोलते हैं गास्पिंग करना। ये मैं आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लासेस में पढ़ाऊंगा बेहद जल्द। यहां पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चेस्ट कंप्रेशन आर स्टार्टेड व्हेन, चेस्ट कंप्रेशन आपको कब स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया चेस्ट कंप्रेशन आपको स्टार्ट करना है जब उसकी हार्ट रेट लेस देन 60 आ जाए। बेबी इज ब्रेडिकार्डिया बट ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियसली, ये नहीं रहेगा। बेबी साइनोटिक नहीं। हार्ट रेट लेस देन 100 नहीं। हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट डिस्पाइट 30 सेकंड ऑफ इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विथ ऑक्सीजन। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी। चेस्ट कंप्रेशन आपको तब देना है जब उसकी हार्ट रेट लेस देन 60 चली जाए। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के रिगार्डिंग। इस एमसीक्यू को मैं चाहता हूं आप अच्छे से पढ़े। मैं यह पता लगाना चाहता हूं आपको इस एमसीक्यू के में इस क्लास में आपको कितना कुछ सीखने को मिला। जल्दी से आप इस एमसीक्यू को पढ़े और आंसर देने का कष्ट करें। जल्दी से आंसर पढ़े। यानी कि जो ऊपर ऊपर कंडीशन दी हुई है मैच द व्हाट इज द करेक्ट इंडिकेशन, ये सारे इंडिकेशन इनमें से किन किन ऑप्शन के साथ करेक्ट बैठते हैं। यानी कि इनिशियल स्टेप इनमें से कौन सी कंडीशन में करेंगे, पीपीवी आप कौन सी कंडीशन में देंगे, चेस्ट कंप्रेशन कौन सी कंडीशन में देंगे, एफिनेफ्रिन आप कौन सी कंडीशन में देंगे, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो आप कौन सी कंडीशन में देंगे। जल्दी से आंसर देने का कष्ट करें। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के आंसर देने का प्रयास करें। जल्दी से जो भी आपका आंसर हो वो आप आंसर को पुट आउट करें। अगर मैं बात करूं इनिशियल स्टेप वार्म पोजीशन क्लियर एयरवे ड्राई स्टिमुलेट, यानी कि आप इन पांचों में से इनिशियल स्टेप किस में फॉलो करेंगे। जब बेबी की हार्ट रेट 100 हो, अगर लेस देन 100 और बेबी गास्पिंग में हो तो उसमें हम यूज करते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। हार्ट रेट लेस देन 60 डिस्पाइट 30 सेकंड, उसमें हम यूज करेंगे सीपीआर। हार्ट रेट लेस देन 60 डिस्पाइट वेंटिलेशन प्लस कंप्रेशन, उसमें हम यूज करेंगे इंजेक्शन एड्रेनलिन। फर्स्ट एक्शन फॉर बेबी एनी बेबी नॉट क्राइंग एट बर्थ, अगर कोई भी बेबी क्राई नहीं कर रहा है तो उसमें हम इनिशियल स्टेप को फॉलो करते हैं। यानी कि एक वाला हम यूज करेंगे डी में, तो फर्स्ट वाला हम यूज करेंगे डी के अंदर। नेक्स्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर आप वेंटिलेशन तब यूज करेंगे जब उसकी हार्ट रेट लेस देन 100 आ रही है, तो ऑप्शन ए यानी कि दो वाला आप यूज करेंगे ऑप्शन बी के अंदर, दो वाला आप यूज करेंगे ऑप्शन ए के अंदर, सॉरी टू वाला आप यूज करने वाले हैं ऑप्शन ए के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट चेस्ट कंप्रेशन के बारे में। तीन वाला आप यूज करेंगे हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट डिस्पाइट 30 सेकंड ऑफ इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद ऑक्सीजन, यानी कि थर्ड वाला आप यूज करेंगे बी के अंदर। अगर मैं बात करूं फोर्थ वाला एफिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्शन एड्रेनलिन आप तब यूज करते हैं जब हार्ट रेट लेस देन 100 वेंटिलेशन हो और उसमें चेस्ट कंप्रेस आप कर रहे हो, तो आप चार वाला यूज करेंगे सी के अंदर। और फाइनल पांच वाला आप यूज करेंगे कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन का। फाइव वाला आप यूज करेंगे ई के अंदर। ये आप क्वेश्चन अच्छे से मार्क कर दीजिए, इनमें से एक कोई आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होगा उसका आपको मैनेजमेंट पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे फ्रेम किया है ताकि आपको सारे स्टेप का मैनेजमेंट आपको एक ही क्वेश्चन के माध्यम से पता लग जाए। इसमें आपको पता लग रहा होगा कि आप इनिशियल स्टेप यूज करेंगे, फर्स्ट एक्शन है
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आप यूज करेंगे जब हार्ट रेट लेस देन 100 आ रही हो, चेस्ट कंप्रेशन लेस देन 60 पे, और एफिनेफ्रिन भी आप तब यूज करेंगे जब चेस्ट कंप्रेशन प्लस हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट हो। और कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो 3:1 स्टैंडर्ड रेशियो है ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन। इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ के अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को मेंस में अगेन एंड अगेन सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन व्हाट इज द रिकमेंडेड आईवी डोज ऑफ इंजेक्शन एड्रेनालिन अकॉर्डिंग टू एनआरपी गाइडलाइन। एनआरपी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इंजेक्शन एड्रेनालिन की डोज क्या रहेगी? तो मैंने आपको बताई 1:10,000 में हम देते हैं और इसकी डोज रहती है 0.1 से 0.3 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट या 0.1 से 0.3 ml पर केजी। यहाँ पर डोज दी हुई है mg में, तो इसकी डोज रहेगी 0.01 से 0.03 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ना ए ना सी ना डी, सही ऑप्शन बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन व्हाट इज द रिकमेंडेड इनिशियल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फॉर स्टार्टिंग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इन अ टर्म न्यूबॉर्न। टर्म न्यूबॉर्न के अंदर जो आप स्टार्टिंग में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? 21%, 40%, 60% या 100%? यह क्वेश्चन नॉर्थ एंड मेंस में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको यह क्वेश्चन लेके आया हूं। जब भी आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे तो उसमें आपको फर्स्ट आपको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन रूम एयर पे हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर वो सैचुरेशन को मेंटेन ना करे तो उसमें हम पीछे की तरफ ऑक्सीजन फ्लो मीटर से हम उस पाइप को कनेक्ट कर देते हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रूम एयर। 40, 60, 100 ये सब हम बाद में यूज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियल ऑक्सीजन, व्हाट इज द रिकमेंडेड इनिशियल ऑक्सीजन। इनिशियल ऑक्सीजन हम यूज करते हैं 21%, और यही वो ऑक्सीजन है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन यूनिट रिससिटेशन हाउ इज द एड्रेनल डाइल्यूटेड टू प्रिपेयर द स्टैंडर्ड 1:10,000। 1:10,000 में आप इसको कैसे डाइल्यूट करेंगे? तो मैंने आपको बताया 1 ml आप लेंगे इंजेक्शन एड्रेनालिन और 9 ml आप लेंगे NS। तो 1 ml ऑफ 1:1000 विथ 1 ml NS, 1 ml NS ना लेके आप लेंगे 9 ml NS। 1 ml 1:1000 का 4 ml NS, ये भी नहीं, 1 ml प्लस 99 ml NS, 1 ml एड्रेनालिन विथ 9 ml NS। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेयर शुड चेस्ट कंप्रेशन बी अप्लाइड ड्यूरिंग नियोनेट सीपीआर। नियोनेट सीपीआर में आप चेस्ट को कंप्रेस कहां करेंगे? मैंने आपको बताया अगर ये स्टर्नम है तो लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम, अगर ये स्टर्नम का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा है तो इस नीचे वाले लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम पे आपको चेस्ट को कंप्रेस करना है। तो ऑप्शन कह रहा है मिड एब्डोमेन में। मिड एब्डोमेन में हम यूज नहीं करते, ना ओवर जिफॉइड एक्सप्रेस पे, ना अपर स्टर्नम पे। हम यूज करते हैं लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम जस्ट बिलो द निप्पल लाइन। यहाँ पर निप्पल लाइन होती है, इस निप्पल लाइन के जस्ट नीचे की तरफ लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम में हम यूज करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्लास ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, ये लास्ट क्वेश्चन है। Which drug is used if heart rate remain less than 60 beat per minute despite effective ventilation and chest compression? अगर हार्ट रेट लेस देन 60 आ रही है तो उसमें आप फर्स्ट ड्रग कौन सी यूज करेंगे? एट्रोपिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। जो भी सारे इसका आंसर होगा नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट कर भी लेंगे तो हो सके आप इसका कमेंट इंजेक्शन एट्रोपिन करने वाले। मैं बता दूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंजेक्शन एड्रेनालिन या इंजेक्शन एफिनेफ्रिन। अगर एडल्ट में ब्रेडिकार्डिया आपको देखने को मिले तो हम उसमें एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, लेकिन आपको नियोनेट सीपीआर में पूछा जाए हार्ट रेट लेस देन 60 आ रही है तो उस कंडीशन में आपको इंजेक्शन एड्रेनालिन आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंजेक्शन एड्रेनालिन, ना डोपामिन ना सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आप देंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में। डोपामिन आप तब यूज करेंगे जब न्यूबॉर्न बेबी की कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है और न्यूबॉर्न बेबी ओलिगोयूरिक हो रहा है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डोपामिन के बारे में सेपरेट क्लास ले लूंगा। एफिनेफ्रिन आप यहाँ पे यूज करेंगे, एट्रोपिन सल्फेट
भी हम यूज करते हैं, लेकिन कहाँ और किस वे में यूज करेंगे यह एक इमरजेंसी ड्रग में सेपरेट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये थी मेरी आज की क्लास, न्यूनेटल सीपीआर की क्लास। आपको बेहद पसंद आई होगी क्लास। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करवाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कैसी लगी क्लास ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझ में पॉजिटिव मोटिवेशन देगा, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी देगी नेक्स्ट क्लास को लेने के लिए। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दे। आपको सिंपल सा इतना ही लिखना है, ऐड मी इन ग्रुप। कोई भी बेमतलब का मैसेज ना करे, कोई भी मुझसे ये ना पूछे एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम सिटी कब आएगा, इसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी चीज ना पूछे। सिंपल सा आपको पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आप सक्सेस तभी होंगे जब आप उन चीजों पे फोकस करेंगे जो चीजें आपके हाथ में। और फिलहाल आपके चीज आपके हाथ में आपकी तैयारी। आप अच्छे से अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइएगा, 4 पंख दीजिएगा अपनी तैयारी को, और अपने कर्म पर बिलीव कीजिएगा। हर लाइन, हर क्लास में मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, अगर आपके कर्म में सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। यानी कि ऊपर वाला इतना भी बुजदिल नहीं है कि आप अगर कर्म करें और आपको जॉब ना दे, इजीली आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रिपरेशन के रिगार्डिंग डाउट हो तो मुझे आप कभी भी डीएम कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड करने का प्रयास करूंगा। ये थी मेरी आज की क्लास। जुड़े रहिएगा इस चैनल के माध्यम से, मैड माइंडसेट विद एलेक्स। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।